अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बायोलॉजी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। ये जो लेक्चर है ये सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट। बेसिकली इस चैप्टर के मैंने तीन टेस्ट जो हैं वो डिसाइड किए हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो पिछले लेक्चर में, ये सेकंड पार्ट और एक थर्ड पार्ट भी। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा जॉइंट्स, डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन, उसके बाद रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन और मसल्स, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ मसल, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल से पहले इसमें मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बता दूं अगर तो जॉइंट्स पर डिटेल्ड नोट एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये जो डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन है, या तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे और एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जाएगा, या इसमें 4 जुज़्व ऐसे नंबर 1, 2, 3, 4 के तौर पे ये लॉन्ग भी आ सकता है। रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन, ये एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें ओपन और क्लोज्ड, रिडक्शन और 4 इसके स्टेजेस हैं। मसल्स में अगर देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ मसल, जिसमें आपने स्ट्रक्चर और अल्ट्रा स्ट्रक्चर दोनों लिखने हैं, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो जॉइंट्स, पिनोट, रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन, स्ट्रक्चर ऑफ मसल, ये 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस पार्ट 2 16 चैप्टर में से। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे जॉइंट्स में से बन सकते हैं, जॉइंट्स की टाइप्स मूवमेंट के लिहाज से, जॉइंट्स की टाइप स्ट्रक्चर के लिहाज से। इसी तरीके से डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन में जेनेटिक काजेज़ की वजह से होने वाली डिफॉर्मिटीज़, एबनॉर्मेलिटीज़ में क्लेफ्ट पैलेट, माइक्रोसेफली, आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। हार्मोनल काजेज़ की वजह से ओस्टियोप्रोसिस है जिसका ट्रीटमेंट ERT है। इसी तरीके से न्यूट्रिशनल काजेज़ की वजह से ओस्टियोमाल्शिया और रिकट्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। डिस्क स्लिप एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क भी कहते हैं। स्पॉन्डिलोसिस एक MCQ के तौर पे पूछा जा सकता है, वैसे एक लाइन लिखी हमारी बुक में, शॉर्ट भी बन सकता है। शाटिका एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। आर्थराइटिस क्या है और इसकी डिटेल्स। मसल्स में से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। सार्कोमेयर क्या है, सार्कोलीमा क्या है, सार्कोप्लाज्म क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ए बैंड आई बैंड में फ़र्क क्या है। इसी तरीके से एक्टिन मायोसिन में थिक और थिन फिलामेंट में मायोफिलामेंट्स क्या हैं, ये चीज़ें बहुत सारी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती हैं। हम देखते हैं जॉइंट्स। स्टूडेंट्स, जॉइंट्स वेयर बोन्स मीट, जॉइंट्स अक्कर वेयर बोन्स मीट। जॉइंट्स के 2 फंक्शन होते हैं। एक, ये हमारे स्केलेटन को इकट्ठा रखता है, दूसरा ये मूवमेंट फराहम करता है। जॉइंट्स की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ मूवमेंट 3 है जी। एक, इमूवेबल जॉइंट्स, जिनको फिक्स्ड जॉइंट भी कह सकते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स, ये स्कल के जॉइंट्स हैं। स्कल में जो बोन्स हैं ये फिक्स्ड जॉइंट्स बनाती हैं, एक दूसरे के साथ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से फिक्स्ड जॉइंट बनाती हैं। दूसरे होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स को फिक्स्ड जॉइंट्स भी कहते हैं। दूसरे होते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ये जो हमारे वर्टिब्रल जॉइंट्स हैं, ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैं, ये जो जॉइंट्स हैं वर्टिब्री के दरमियान, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं, इनमें स्लाइट मूवमेंट होती है। तीसरी किस्म क्या है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जिसकी जो हिंज जॉइंट एक किस्म है, ये हमारा एल्बो जॉइंट, हमारा जी जॉइंट, ये हिंज जॉइंट है। ये हमारा रिस्ट वाला पिवट जॉइंट है, या रेडियस अल्ना के दरमियान पिवट जॉइंट है, ये भी फ्रीली मूवेबल है। इसी तरीके से जो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये स्कैपुला जो है सॉकेट बनाता है, और ये जो ह्यूमरस है ये एक बाल बनाती है। इसी तरीके से ये पेल्विक जो है, जहाँ हमारी टांगें जिस्म के साथ जुड़ी हुई हैं, ये भी एक फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। जॉइंट्स की इकसाम विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर भी 3 है। फाइब्रस जॉइंट्स जो कि इमूवेबल है, जिसमें स्कल के जॉइंट्स आते हैं, जिसमें जॉइंट्स फाइबर्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एम्बेडेड हैं और जोड़ते हैं जोड़ों को। फिर दूसरा कार्टिलेजिनस जॉइंट जो कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में आते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट हमने पढ़ा था, कार्टिलेज की 2 इकसाम है, हायालिन कार्टिलेज और फिब्रो या इलास्टिक कार्टिलेज। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कार्टिलेज हायालिन है, जो कि हमारे जोड़ों के दरमियान होती है। ये कौन से जोड़ होते हैं, ये स्लाइटली मूवेबल जोड़ होते हैं। फिर फ्रीली मूवेबल जॉइंट की इकसाम को स्ट्रक्चर के लिहाज से हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। असल में इसके आगे इकसाम है हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये सेवरल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। हिंज जॉइंट 2 डायरेक्शंस में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सेवरल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, साइनोवियल जॉइंट इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर एक साइनोवियल कैविटी है, जिसके बाद साइनोवियल मेम्ब्रेन है, वो एक सील है, उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड जॉइंट्स की मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेंट के तौर पे एक्ट करता है। उसके बाद है जी डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। इसकी 4 डिफरेंट काजेज़ हो सकती हैं डिफॉर्मिटीज़, एबनॉर्मेलिटीज, सिकनेसेस, एलिमेंट्स ऑफ द स्केलेटन। एक, जेनेटिक काज, दूसरी हार्मोनल काज, तीसरी न्यूट्रिशनल काज, और चौथी इंजरीज वगैरह।
पहले नंबर पे है जेनेटिक काज। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है क्लेफ्ट पैलेट। ये जो हमारा तालु है, आगे हार्ड पैलेट है, पीछे सॉफ्ट पैलेट, तो दो पैलेटाइन बोन्स हैं। अगर ये जेनेटिकली प्रॉब्लम हो और ये दोनों बोन्स फ्यूज़ ना हो तो बीच में एक क्लेफ्ट यानी कैविटी रह जाएगी, जिसे क्लेफ्ट पैलेट। ऐसे लोगों को सकिंग का प्रॉब्लम होता है, जब वो लिक्विड सक करते हैं तो नेज़ल और ओरल कैविटी के दरमियान चूँकि ये सुराख मौजूद है तो उन्हें प्रॉब्लम होगी, उन्हें रेस्पिरेटरी निमोनिया हो सकता है। फिर माइक्रोसिफेली, माइक्रो स्मॉल सेफली हेड को कहते हैं। ये जो शाहदौला के चूहे होते हैं जिनके छोटे छोटे हेड होते हैं, माइक्रोसेफली, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। आर्थराइटिस का लफ्ज़ी मतलब होता है इन्फ्लेमेशन या डीजनरेशन ऑफ द जॉइंट। ये 100 के करीब डिजीज़ हैं, ये भी जेनेटिक काजेज़ हैं, लेकिन इनमें सबसे कॉमन है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस जो है ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक वो जो लॉन्ग टर्म चलता है। हम हार्मोनल काजेज़ की बात करें तो डिफार्मिटीज़ में एक एग्जांपल है ओस्टियोप्रोसिस, ओस्टियोबोन, प्रोसिस पोर्स हो जाना, सुराख हो जाना। ये खासतौर पे एजेड वमेन जिनमें मेनोपॉज आ चुका है, मेंस्ट्रुएशन रुक चुकी है, उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस ना होने की वजह से स्केलेटन में आने वाली चेंजेस हैं। बेसिकली स्केलेटन के अंदर मिनरल्स की डिफिशिएंसी हो जाती है, जिससे उस डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए बीच में पोर्स पैदा हो जाते हैं। इसका एक ट्रीटमेंट है एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरापी, ERT। बाहर से एक्सोजिनस एस्ट्रोजन दिए जाए फीमेल्स को ताकि उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। न्यूट्रिशनल काजेज़ में स्टूडेंट्स ओस्टियोमाल्शिया, ओस्टियोबोन माल्शिया सॉफ्ट को कहते हैं। ये बालग और एडल्ट लोगों में है। सॉफ्टनेस ऑफ द बोन ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी, ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम फास्फेट की शक्ल में बोन्स में डिपॉजिट होता है। बॉडी में कैल्शियम की कमी हो तो ओस्टियोमाल्शिया हो सकता है। रिकेट्स बच्चों की बीमारी है जिसमें बोर्ड लेग्स, बोर्ड पेल्विक रीजन, ये भी विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशिएंसी से हो सकता है। ऐसे बच्चों को विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क दिया जाना चाहिए, ऐसा मिल्क जिसमें एडेड है, फोर्टिफाइड मीन एडेड है विटामिन डी एक्स्ट्रा। अच्छा जी, इंजरीज़ की वजह से डिस्क स्लिप, इसकी थोड़ी सी डिटेल भी दी गई है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्लिप्ड डिस्क या हर्निएटेड डिस्क, समझ लें स्टूडेंट्स, हर्निया का मतलब होता है किसी टिश्यू या बोन का अपनी जगह से हट जाना। तो हर्निएटेड डिस्क या डिस्क स्लिप, हमारी ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं, मुख्तलिफ वर्टिब्री हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं और उनके दरमियान जो जोड़ है उसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इसका बाहर वाला हिस्सा एनुलस फाइब्रोसिस, एनुलस गोल को कहते हैं, फाइब्रोसिस फाइबर का बना होता है, सख्त होता है, और उसके अंदर न्यूक्लियस पल्पोसस, न्यूक्लियस दरमियाना, पल्पोसस सेमी फ्लूइड, इसको न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। एनुलस फाइब्रोसिस रप्चर हो जाता है किसी इंजरी की वजह से, आपने कोई भारी चीज़ उठाई या किसी कोई और चोट लगी, जो एनुलस फाइब्रोसिस है वो रप्चर हो गया, न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर निकल आया, तो इसे बोलते हैं हर्निएशन या हर्निएटेड डिस्क या डिस्क स्लिप। इसका ट्रीटमेंट बताया गया जी, बेड रेस्ट है, इसके बाद ट्रैक्शन है और पेन किलर्स, दर्द के लिए पेन किलर्स लगवाएं, इंजेक्शन या टैबलेट लें। दूसरा ट्रैक्शन का मतलब होता है खिंचाव, जैसे हमारे बाजू टूट जाए तो हम ऐसे गले के साथ बांध लेते हैं ताकि जोड़ जुड़ जाए। स्पॉन्डिलोसिस के बारे में सिर्फ इतना बताया गया, स्पॉन्डिलोसिस इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ द वर्टिब्रल जॉइंट इन ह्यूमन बीइंग इज स्पॉन्डिलोसिस। इमोबाइल हो जाना, फ्यूज हो जाना, सख्त हो जाना, इसको बोलते हैं स्पॉन्डिलोसिस। शाटिका एक शाटिक नर्व है जो कि स्पाइनल नर्व है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पेल्विक रीजन से ये ओरिजिनेट होती है, ये पीछे बटक्स और हिप के बैक से गुजरती हुई ये हमारे पाँव तक जाती है। बाज़ औक़ात चोट लगने की वजह से या मिस एडमिनिस्टर्ड इंजेक्शन, गलत इंजेक्शन शाटिक नर्व के ऊपर लगा दिया, जिससे जो नीचे वाले लिम्स हैं वो इम्पेयर हो जाएंगे, वो हमारे नर्वस कंट्रोल में नहीं रहेंगे, इससे शाटिका। आप कहेंगे कि ये तो नर्वस प्रॉब्लम है, नो, इसकी वजह से हमारे हाइंड लिम्स हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं रहे, यानी स्केलेटन का प्रॉब्लम इसे इसलिए लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो स्पाइनल कार्ड है वो ब्रेन और बॉडी पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। आर्थराइटिस ये डीजनरेटिव डिजीज़ हैं, ये इन्फ्लेमेशन की डिजीज़ हैं, 100 के करीब ऐसी डिजीज़ हैं जिनको आर्थराइटिस कहा जाता है। रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन, आमतौर पे बोन्स बहुत स्ट्रांग होती हैं लेकिन ये टूट सकती हैं किसी इंजरी की वजह से। अगर बोन टूट जाए तो इसके दो ट्रीटमेंट्स हैं, एक ओपन रिडक्शन और एक क्लोज्ड रिडक्शन। व्हाट इज़ दिस रिडक्शन? रिडक्शन का मतलब होता है बोन को जोड़ना, रिपेयर करना, रिडक्शन कहलाता है। तो ओपन रिडक्शन ये है कि सर्जरी की जाए, बोन को खोला जाए और टूटे हुए हिस्सों को जोड़ दिया जाए। क्लोज्ड रिडक्शन ये है जैसे हमें आमतौर पे हड्डी टूट जाए या जोड़ उखड़ जाए तो हम जाते हैं हड्डी जोड़ के पास, तो वो बोन्स को ऐसे कोक्स बैक करके आपस में जोड़ देता है और ऊपर पट्टी बांध देता है और ट्रैक्शन दे देता है, उसको खिंचाओ, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड रिडक्शन।
रिडक्शन करें, फिर रीअलाइनमेंट, बोन्स को जोड़ दें। स्टूडेंट्स इसके 4 स्टेप्स हैं। जब ही हमारी हड्डी टूटती है तो सबसे पहले वहाँ ब्लड क्लाट बनता है जिसको हीमाटोमा फार्मेशन कहते हैं। बोन के अंदर रीजनरेट होने की, रिपेयर होने की बहुत ज़्यादा एबिलिटी अल्लाह ने रखी है, तो ये हीमाटोमा फार्मेशन। दूसरा सॉफ्ट कैलस फार्मेशन, पहले वहाँ पे ब्लड वेसल्स बनेगी जो रप्चर हो गई थी, वहाँ पे नर्व्स जो टूट गई थी वो बनेगी, इसे सॉफ्ट कैलस फार्मेशन कहते हैं। देन वहाँ पे बोन टिश्यू बनेगा, कम्पैक्ट स्पॉन्जी बोन, इसे बोलते हैं हार्ड कैलस फॉर्मेशन। और फाइनली रीमॉडलिंग, 8 से 12 वीक्स यानी 2 से 3 महीने लगते हैं बोन को रिपेयर होने में। तो जब बोन रिपेयर होगी तो उसको रीमॉडल, उसके जो एक्स्ट्रा पार्ट बन गए अंदर या बाहर वाली साइड पे, उनको उतार दिया जाता है और बोन उसी हालत में आ जाती है जिस हालत में टूटने से कबल थी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सी बोन टूटी। फॉर एग्जांपल हमारी फीमर हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन है, और स्टेपिस जो है इनर एयर की बोन्स में वो सबसे छोटी बोन है। आमतौर पे वर्टिब्रल कॉलम को लार्जेस्ट बोन समझा जाता है, बट दिस इज़ नॉट अ सिंगल बोन। ये 26 बोन्स हैं एडल्ट ह्यूमन बीइंग में। तो स्टूडेंट, फीमर जिसे रान की हड्डी या पट की हड्डी कहते हैं, दिस इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। अगर वेट बेयरिंग बोन्स जैसे टांग की हड्डी टूट जाए तो इट विल टेक मोर देन 3 मंथ्स टू रिपेयर। हम मसल्स की बात करें, मसल्स कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से मूवमेंट पैदा करते हैं। ह्यूमन बॉडी में 3 किस्म के मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स जिनके ऊपर स्ट्राइएशंस या स्ट्रिप्स नहीं होती, इसीलिए उन्हें स्मूथ कहते हैं, हमवार कहते हैं। ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाते हैं, ये हमारी ब्लड वेसल्स बनाते हैं, और ये अनकॉन्शियसली कंट्रोल होते हैं। ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर नहीं है, इसलिए इन्हें इनवॉलंटरी मसल्स में काउंट किया जाता है। ये ब्रांच हो सकते हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है, और ये मसल फाइबर्स और मायोफिलामेंट्स के बने होते हैं। हम बात करें कार्डियक मसल्स की, कार्डियक का मतलब दिल होता है, ये हमारे दिल के मसल्स हैं, ये भी इनवॉलंटरी हैं और ये सेल्फ एक्साइटेटरी हैं। ये खुद ब खुद जो है वो कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, जिससे हार्ट पंप करता रहता है। तीसरी किस्म के मसल्स स्केलेटल मसल्स हैं। ये वॉलंटरी कंट्रोल के, ये कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर होते हैं। ये जो हमारी टंग है ये भी एक स्केलेटल मसल है, चूँकि ये स्केलेटन के ऊपर होते हैं और स्केलेटन की मूवमेंट करवाते हैं, ये कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो स्ट्राइएटेड, जो कार्डियक और स्केलेटल मसल्स हैं, इनको स्ट्राइएटेड या स्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर स्ट्राइएशन या स्ट्रिप्स होती हैं। कार्डियक में इंटरकेलेटेड डिस्क होती है। अच्छा, ये जो कार्डियक मसल्स हैं इनमें इरेगुलर स्ट्राइएशंस होती हैं, जबकि स्केलेटल में रेगुलर वक्फों के बाद स्ट्राइएशंस हैं, इसलिए ट्रू स्ट्रिप्ड या स्ट्राइटेड मसल स्केलेटल मसल है। अगर आप गूगल पे जाके भी स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्ड मसल सर्च करेंगे तो आपके सामने स्केलेटल मसल आएंगे। हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं इस मसल की मिसाल लेता हूँ। ये बाइसेप है, बाइसेप मसल जो फ्लेक्शन करवाता है, हमारे फोर आर्म को बेंड करवाता है, इसका नाम क्या है? बाइसेप। एक मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स हैं, और एक मसल बंडल में बहुत सारे मसल सेल्स या मसल फाइबर्स हैं, जिनको मायोफाइबर भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट जैसे सेल होता है हमारी बॉडी का, तो मसल का स्ट्रक्चरल यूनिट भी मसल फाइबर या मसल सेल है। चूँकि ये इलांगेटेड सेल होता है इसलिए इसको मसल फाइबर भी बोलते हैं। मसल फाइबर में मायोफिब्रल्स होते हैं। मायो मीन मसल, फिब्रल छोटे फाइबर्स, जो 10 to 100 एक मसल फाइबर में हो सकते हैं। मायोफिब्रल में 2 तरह के मायोफिलामेंट्स हैं, एक थिक फिलामेंट और एक थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट मायोसिन का है और थिन फिलामेंट मेनली एक्टिन है, लेकिन ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन भी प्रोटीन्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अगर इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाया जाए। वैसे हम डिफाइन करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स डिटेल्ड स्ट्रक्चर, बहुत डिटेल में उसे बताया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्टिन और मायोसिन है, मायोसिन थिक फिलामेंट है, एक्टिन थिन फिलामेंट है। मायोसिन फिलामेंट के ऊपर लगी होती हैं क्रॉस ब्रिजेस, और एक्टिन के ऊपर होती हैं बाइंडिंग साइट्स। मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा कि आपको पॉइंट समझ आ जाए। होता ही है बेसिकली कि जब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होती है कि जब ये क्रॉस ब्रिजेस जो हैं, जो किसके ऊपर हैं? क्रॉस ब्रिजेस जो थिक फिलामेंट के ऊपर हैं, ये बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन के साथ अटैच होती है, तो उसका कंट्रैक्शन हो जाती है। फिर इस कंट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, इस क्रॉस ब्रिज के बाइंडिंग को तोड़ने के लिए एटीपी एक्सपेंड की जाती है, तब रिलैक्सेशन होती है। तो एक्टिन में जो ट्रोपोमायोसिन है, वो इस बाइंडिंग साइट्स को, एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स को कवर किया होता है ट्रोपोमायोसिन ने। अब एक तीसरी प्रोटीन है ट्रोपोनिन, उसके लिए मैं बताता हूँ। ट्रोपोनिन कैट, ट्रोपोनिन सी, ए और टी। ट्रोपोनिन सी कैल्शियम आयंस के साथ जुड़ती है, ट्रोपोनिन ए एक्टिन के साथ जुड़ी होती है, ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ी होती है। जब मसल कंट्रैक्शन होनी है तो हमारे ब्रेन से एक नर्व इंपल्स जाएगी। एक जो मोटर नर्व है वो जितने मसल फाइबर्स को पेनिट्रेट या इनरवेट करेगी उनको एक मोटर यूनिट बोला जाएगा। जब नर्व इंपल्स जाएगी तो टी सिस्टम, एक कल के लेक्चर में मैं बताऊंगा, वहाँ से
जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ तक जाएगा, वहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज़ होंगे, ट्रोपोनिन सी के साथ जुड़ेंगे, ये ट्रोपोनिन टी को खिंचाव डालेगा, ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन को हटा देगा, बाइंडिंग साइट्स ओपन हो जाएंगी, क्रॉस ब्रिजेस ऑफ द मायोसिन विल बाइंड विद द बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिन, और इस तरीके से कंट्रैक्शन हो जाएगी। स्टूडेंट्स कल हम नेक्स्ट लेक्चर में स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल और फर्दर जो टॉपिक्स इस चैप्टर के रह गए वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये था हमारा सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट। आपका कोई क्वेश्चन, कोई अनक्लियर पॉइंट हो तो आप नीचे कमेंट करें, और अगर आपको अच्छा लगे, आपको क्लियर हो, आपको इससे कोई हेल्प मिले, फिर भी कमेंट करें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह आपको अपनी ईमान में रखे, अल्लाह आपको कामयाब व कामरान करे। आमीन।